नाम है, जितना लंबा इसका नाम उतना ही ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस भी है प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में। एज ए डेवलपर कहा जाता है कि आपको किसी चीज का नॉलेज होना हो, इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको उसका कम से कम एक लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए वो चीज। तो ठीक है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले आता है हम लोग का कि ओके, जस्ट एक मिनट। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आखिर प्रोग्रामिंग है क्या। हम लोग जाएंगे उस पे। पहले तो ये बताओ कि प्रोग्रामिंग है क्या। इतने दिन से तुम लोग कर रहे हो कोडिंग या जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से बताओ कि क्या तुमको लगता है प्रोग्रामिंग क्या है या कोडिंग क्या है। बताओ, फिर हम बताएंगे। कोई भी नहीं था। ओके, प्रोग्रामिंग क्या है सभी को बताए थे जो भी। किसी का आया कि प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम नहीं बात करें। किसी का आया कि थोड़ा सा प्रिया का गया था टू दी पॉइंट थोड़ा सा, कि एक प्लांट एग्जीक्यूशन के लिए है जो भी। लेकिन बेसिकली प्रोग्रामिंग है क्या, जस्ट एक हमको इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखने का एक प्रोसेस है जो कि हम मशीन के लिए लिखते हैं कोड के फॉर्म में, जिससे हम मशीन को इंस्ट्रक्शन दे सके कि वो एक स्पेसिफिक टास्क करे। जैसे अगर हम सबसे बेसिक्स की बात करें, जैसे सी की अगर हम बात करें, तो एडिशन का तुम करते थे। एडिशन में क्या करते थे, तुम एक कोड लिखते थे कुछ। एक कोड लिख करके तुम अपने कंपाइलर को ये देते थे, या मशीन को तुम अपने ये देते थे इंस्ट्रक्शन कि हमको अब क्या करना है, ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में यूजर को ये 2 नंबर डालेगा, और यूजर 2 नंबर डालेगा, उस 2 नंबर को आपको क्या करना है, जोड़ करके दे देना है। उसको आप जोड़ कर दे देना है। अब वो तो अलग था कि लैंग्वेज अलग था, कि लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग इज नॉट ए लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है। हाँ, इसको करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। जैसे हमको कम्युनिकेशन करना है, हमको अगर बात करना है किसी से, तो बात करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। कोई हिंदी में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई भोजपुरी में। लेकिन मेनली लैंग्वेज वो क्या है, कम्युनिकेट करने के लिए। वैसे ही प्रोग्रामिंग क्या है, जस्ट एक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम लिखने का प्रोसेस है, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोड के फॉर्म में अपने मशीन के लिए एक प्रोग्राम लिखते हैं, जिससे वो कोई स्पेसिफिक टास्क कर सके। क्लियर हुआ। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये है। अब वो यस सर। अब इस काम को, इस प्रोसेस को करने के लिए, या इस काम को करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज है, वो अलग बात है। वो अलग अलग हम करवाते हैं, कोई सी के थ्रू करवाता है, कोई सी प्लस प्लस पर करवाता है, कोई जावा करवाया, कोई। वो अलग अलग लैंग्वेज है अलग अलग काम को करवाने के लिए। लेकिन बेसिकली ये क्या है, एक प्रोसेस है राइटिंग इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, तुमको दो थी, बहुत कॉमन टर्म ये दोनों। तुमको दोनों एक दूसरे से ये करते रहते हैं, प्रोग्रामिंग और कोडिंग एक दूसरे से दोनों क्या कर सकते हो, कोरिलेट होते रहते हैं, या एक दूसरे पे ओवरलैप करता रहता है ये टर्म दोनों। कोई कहेगा हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई कोडिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। प्रोग्रामिंग में हम अभी अभी क्या बोले थे, ये एक प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन अपने मशीन के लिए कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, जिससे वो कोई स्पेसिफिक करे। कोडिंग क्या है, कोडिंग क्या है, कोडिंग जस्ट है कि वो जिस जो हम कोड लिखते हैं, उस कोड को जो एक स्पेसिफिक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, वो प्रोसेस कोडिंग कहलाता है। प्रोग्रामिंग क्या है कि इंस्ट्रक्शन लिखने का प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। और कोडिंग क्या है कि हम जो प्रोग्राम लिखेंगे, या जो हम प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के लिए जो कोड किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे, लिख करके हम जो काम करवाएंगे, वो कोडिंग कहलाता है। तो दोनों देख रहे हो, डिफिनीशन में थोड़ा मिलता जुलता है ये दोनों का। अंतर दोनों में कहीं नहीं है, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, तो मिलता जुलता था ये था। क्लियर है यहाँ तक। देखो ये यहाँ पे हम लोग, यस सर। हाँ, तुम लोग को सर होगा कि क्यों सर। सर डिफरेंस। क्या हुआ, सर डिफरेंस समझ आया। डिफरेंस क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, जस्ट एक डिफरेंस अच्छे से समझ नहीं आया। ठीक से ओके समझाते हैं। देखो डिफरेंस क्या, प्रोग्रामिंग यहाँ क्या है, हम लोग प्रोग्रामिंग हमारा एक किसी भी प्रोग्राम को लिखने या इंस्ट्रक्शन लिखने का एक प्रोसेस है। इंस्ट्रक्शन लिख करके हमको क्या करना है, मशीन को इंस्ट्रक्ट करना है। और कोडिंग क्या है,
उस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए जो हम कोड लिख रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए जो कोड लिख रहे हैं, उसके लिखने के प्रोसेस को हम कोडिंग कर रहे हैं। और वो जो इंस्ट्रक्शन लिख करके हम अपने अथी को किसी स्पेसिफिक टास्क को अचीव कर रहे हैं, उसको हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। कोडिंग क्या है? कोडिंग हमारा कि हम अपने इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए जो हम कोड लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो हम कोड लिख रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो कोडिंग कहलाया। उसके प्रोसेस को कोडिंग कर रहे हैं। और वो इंस्ट्रक्शन लिख करके हम जो मशीन को टास्क करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो प्रोग्रामिंग कहलाया। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमको एक मोबाइल है मान लो, या कोई डिवाइस है, कोई एक डिवाइस है, इस डिवाइस को हमको क्या करना है, इस डिवाइस में हम कहते हैं प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी इसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप इसको क्या करिए, आपको ये काम करना। जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं। उसके लिए हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं। कोई प्रोग्राम लिख करके उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं मत कि आपको ये काम ऐसे करना है। और वो जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो हम कोड लिख रहे हैं, वो कोडिंग कहलाया। और कोड लिख करके जो इंस्ट्रक्शन देने का प्रोसेस है, वो प्रोग्रामिंग कहलाया। क्लियर हुआ? हेलो सर कैसे आप बोल रहे हैं कोड लिख के? स्क्रीन पे अभी हमको क्या समझना है, हम एक माने यहाँ पे क्या है, वेट, ये एक मान लो कोई भी मशीन है, ये एक मशीन है। अब इस मशीन से हमको क्या करवाना है, इस मशीन से हमको, इस मशीन में हमको क्या करना है, कुछ इंस्ट्रक्शन देना है। इंस्ट्रक्शन देना है वो, या इनपुट कुछ देंगे, वो इनपुट को क्या करेगा, या एक कैलकुलेटर है, ये मान लो ये एक कैलकुलेटर है तुम्हारा। अब इस कैलकुलेटर में हमको क्या करना है, कैलकुलेटर हमारा एक मशीन है, कैलकुलेटर में हमको क्या करना है, ये मान लो इस कैलकुलेटर में हमको, इसके लिए हमको एक प्रोग्राम लिखना है। जो प्रोग्राम क्या करेगा, इसमें कोई भी नंबर हम दे, छोटा सा एक कैलकुलेटर है, इस नंबर दो, हम कोई भी यूजर दो नंबर देगा, उस नंबर को आपको ऐड करना है। इसके लिए कुछ हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। हम इसका मान लो सी का कोई एक प्रोग्राम लिखे, सी का सबको पता है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत है, हम यहाँ पे लिख करके दिखाते हैं। हम सी का मान लो, सी में एक प्रोग्राम इसके लिए लिखे, सबको पता है कुछ भी, हम दो वेरिएबल ले लिए कुछ भी। उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल भी चलो हम ले लेते हैं, एक तीसरा वेरिएबल भी ले लिए, और सी इजकल टू ए प्लस बी, ये हो गया, सी इजकल टू ए प्लस बी का ये कर दिए। तो ये एक अति में, तो ये जो हम लिख रहे हैं, ये लिखने का जो प्रोसेस है, इसको हम कोडिंग कर रहे हैं। और ये लिख करके हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे लिख करके हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, एक प्रोग्राम बना रहे हैं ना। ये किस चीज का प्रोग्राम हो गया, ये प्रोग्राम हो गया कि दो नंबर को ऐड करने का। ये तो कुछ कोड लिखे, इस कोड लिखने के प्रोसेस को हम लोग कोडिंग कर रहे हैं। ये जो कोड लिखने का प्रोसेस था कि हम सी का यूज करके एक कुछ कोड लिखे थे ऐड करने का, इसको हम लोग कोडिंग कहे। और इस कोड को लिख करके हम क्या किए, एक टास्क को अचीव कर रहे हैं। कोड को लिख करके एक टास्क को अचीव कर रहे हैं। तो वो टास्क को अचीव कर रहे हैं, तो यहां हम कह रहे हैं कि हम क्या किए, हम एडिशन करने के लिए, हम एडिशन, इस मशीन को दो नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्रामिंग किए। इस मशीन में हम दो नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्रामिंग किए। और तो दो नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्रामिंग किए, तो क्या किए, वहां हम प्रोग्रामिंग किए, तो कैसे किए, तो हम क्या किए, जस्ट एक प्रोग्राम लिखे, जिस प्रोग्राम से वो प्रोग्राम क्या करेगा, सर प्रोग्राम किधर किए? क्या हुआ, क्या कर रहे हो, सर दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखना है। तो वो प्रोग्राम लिखने का जो प्रोसेस होगा, दैट इज प्रोग्रामिंग। और फिर उस प्रोग्राम के लिए जो हम कोड लिखेंगे, उस प्रोग्राम को करने के लिए कुछ तो कोड लिखेंगे, वो कोडिंग हो गया। अब क्लियर हुआ? यस सर, समझ गए। हाँ, कि हमको क्या करना है, हमको किसी मशीन से कोई वर्क करवाना है। तो मशीन से वर्क हम कैसे करवाएंगे, उसमें उसको कुछ प्रोग्रामिंग करवा के, जैसे रोबोट से हमको वर्क करवाना रहता, तो रोबोट में हम क्या करते थे, तो कुछ प्रोग्रामिंग करते थे रोबोट का। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे
प्रोग्रामिंग करना, हम प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो प्रोग्राम लिखने का जो प्रोसेस होगा उसको प्रोग्रामिंग कहें, और उस प्रोग्राम के लिए जो हम कोड लिखेंगे उसको हम कोडिंग कहें। तो सीधा बात कहते हैं कि अगर तुम अपना कोड लिख करके सिर्फ कोड लिख रहे हो, उससे कोई उसमें वर्क नहीं करवा रहे हो उस कोड से, तब तक वो कोडिंग कहलाएगा। लेकिन उस प्रोग्राम को लिखने के बाद उस प्रोग्राम को किसी मशीन में डाल करके उससे कोई वर्क करवा रहे हो, तो फिर वो प्रोग्रामिंग कहला जाएगा। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, जस्ट प्रोग्राम, हम लोग अभी जस्ट कोड लिख करके उसको कंपाइलर में रन कर लेते हैं, कंपाइलर में रन कर लेते हैं। तो जब तक कोड लिखते हैं, उसको रन नहीं करवाए जब तक हम अपने कंपाइलर में, तब तक वो कोडिंग कहलाएगा। जब ही रन करके उससे हम उससे कुछ काम करवा रहे हैं, उस 2 नंबर को जोड़ रहे हैं, तो वो फिर प्रोग्राम कहला गया, और तब वो जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस को हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यही चीज है तब जो भी था। ओके, चलो बहुत ज्यादा चीज लगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझ। तो ये था हमारा, ये प्रोग्रामिंग कोडिंग का जो भी हमारा कंसेप्ट था। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, क्या हमको अगला हम लोग का क्या था जो भी। तो अब ये था कि पर्पस क्या है कोडिंग का, हम लोग जो कोडिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज टॉपिक देखो समझना थी मैं, कि पर्पस क्या है कोडिंग का हमको। तो हमारा क्या पर्पस है कोड का, कि टू कोडिंग हम लोग क्यों करते हैं, क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए, 2 और 5 को जोड़ने के लिए, अभी हम लोग सिंपल कोड लिखते हैं, या फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए? नहीं, फैक्टोरियल तो तुम ऐसे भी 5 का फाइंड कर सकते हो तुम कॉपी पे, तो वो चीज के लिए तो तुम कोड क्यों लिखोगे, उतना जाकर के कॉम्प्लेक्स क्यों लिखेगा कोड। तो फैक्टोरियल बचपन से पढ़े हो नहीं, फैक्टोरियल निकालने का तुमको सीधे थी का जो भी। या हम लोग डिवीजन जो बेसिक्स करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो क्या डिवीजन हम लोग को नहीं आता है जो हम मशीन से करवा रहे हैं डिवीजन, तो उस काम के लिए नहीं करते हैं। पर्पस क्या हमारा कोडिंग का पर्पस हमारा क्या है, कि हमको क्या करना है, कोडिंग करके हमको सिंपल, इफिशियंट, अंडरस्टैंडेबल, 3 टर्म है। सिंपल यानी सिंपल हो, इफिशियंट और अंडरस्टैंडेबल कोड अपने मशीन के लिखना है जिससे मशीन क्या कर सके, रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को बेटर वे में सॉल्व कर सके। हम उसको काम कर सकते थे, है हम कर सकते हैं, हमको समय लगेगा, हो सकता है समय लगेगा, गलतियां होंगी हमसे, मशीन से भी होगी गलतियां, लेकिन हो सकता है हमको, जैसे एडिशन का कैलकुलेटर क्यों आया था, कैलकुलेटर जो आया इनिशियल क्यों आया, एडिशन तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, कैलकुलेट सब्ट्रैक्शन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन छोटा मोटा तो हम लोग कर लेते थे। अब बड़े करने में बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा कैलकुलेशन भी करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा, गलती हो सकती है, तो इसलिए फिर आया कैलकुलेटर। तो यही है कोडिंग का पर्पस क्या होता है, कि हमको सिंपल, इफिशियंट, अंडरस्टैंडेबल कोड अपनी मशीन के लिए लिखना है जिससे मशीन हमारे रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को बेटर वे में सॉल्व कर सके, हमसे बेटर वे में वो सॉल्व कर सके। इनिशियल कोडिंग का पर्पस ये था, लेकिन अब रिसेंटली इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया इसके पर्पस में। जैसे अभी एमएल में आप कहोगे, मशीन लर्निंग में कहोगे सर मशीन लर्निंग में तो हमको कोड लिखना ही नहीं पड़ता है, तो फिर ये तो डिफिनीशन गलत हो गया, ये डिफिनीशन की, क्योंकि मशीन लर्निंग में तो हम तो डेटा देते हैं और डेटा से मशीन खुद पे खुद कोड लिखता है, हमको कोड वहां लिखना नहीं पड़ता, वो खुद कर लेता है, तो फिर वहां तो ये सर राइट करें। तो उस केस में हमारा हो जाएगा, सिर्फ एक वर्ड चेंज करेगा, डेवलप, क्योंकि वहां भी हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, एल्गो तो हम करते हैं, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, जो भी एल्गोरिथम है, 2 4 का नाम अगर सुने होंगे, लीनियर रेग्रेशन होता है, पॉलिनोमियल होता है, केएनएन फॉरेस्ट होता है, जो भी ये सब एल्गोरिथम जो है, तो इस सब एल्गोरिथम को तो हम डेवलप करते हैं। तो इस सब एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए हमको क्या, वहां भी तो कोड लिखना पड़ता है, तो उस केस में हमारा हो जाता है, उस केस में हमारा कोडिंग का पर्पस हो जाता है टू डेवलप सिंपल, efficient, understandable, step-by-step code for machine which machine can solve real world problem better। कि हमको यहाँ राइट करते थे पहले, अब हमको राइट ही नहीं करना है, अब हमको डेवलप करना है। ऐसा राइट करने में हम राइट करते थे सिर्फ, यहाँ हमको डेवलप करना है उसको, एक ऐसा कोड कोड लिख डेवलप करना है जो कोड क्या कर सके, हमारे डेटा से अच्छे तरीके से सीख सके। हम लोग को कोड लिखना नहीं है, लेकिन हमको जो कोड, ऐसा कोड को डेवलप करना है, उसको ऐसा एल्गोरिथम डेवलप करना है जिससे वो क्या कर सके,
मशीन को इतना थी कैपेबल बना सके कि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ज्यादा बेटर सॉल्व कर सके। क्लियर हो रहा है? हेलो? यस कोई सर। डाउट किसी को? यहां तक किसी को डाउट? यस सर। कोई भी सुने हो इस टर्म को, प्रोग्रामिंग पैराडिज्म? हेलो? ये टॉपिक ही तुम्हारा बेसिस बनेगा, यहीं से तुम समझोगे उप्स पढ़ना हमको जरूरी क्यों है, क्यों हमको उप्स पढ़ेंगे। तुम तो एक क्वेश्चन उठ सकता है ना कि हम उप्स क्या है, जस्ट एक प्रोग्रामिंग का, अब प्रोग्रामिंग क्या है वो हम बता चुके हैं। तो प्रोग्रामिंग का एक स्टाइल है, सिर्फ एक स्टाइल है उप्स हमारा। तो अब फिर क्वेश्चन उठेगा कि सर ऐसा क्या आवश्यकता था कि हमको ये पढ़ना पड़ा, हमको क्या पढ़। तो उसके लिए फिर हमको जानना पड़ेगा ये टॉपिक कि प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या होता है। अब ये क्या है, तो यहाँ देख लो, ए वे और स्टाइल ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या है, जस्ट एक वे है या स्टाइल है जिस प्रोग्रामिंग करने का, हमको प्रोग्रामिंग करने का, प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्राम लिखने का एक वे और स्टाइल है। दूसरा इसको कह सकते हो एन अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा क्या है, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म एक अप्रोच है, एक तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो प्रोग्रामिंग क्या है, जस्ट एक प्रोसेस है सॉल्व करने का, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है जिस मीडियम के हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अप्रोच है। जैसे उप्स क्या है, एक अप्रोच है हमको प्रोग्रामिंग का। हम उस प्रॉब्लम को हो सकता है मथी से भी सॉल्व कर सकते थे, सी से भी। सी क्या करता था हमारा एक्चुअली, आगे अभी देखेंगे इसमें जैसे पैराडिग्म का हम जब टाइप्स देखेंगे तो वहां होता है उप्स होता है, फिर सी होता था, सी जैसे प्रोसीड्यूरल था, सी प्रोसीड्यूरल पैराडिग्म को फॉलो करता है। उप हमारा सी प्लस प्लस था, जावा है, पाइथन है, या और भी बहुत सारे लैंग्वेज है। तुमको ये सारे लैंग्वेज है तुमको क्या करते हैं, उप्स पैराडिग्म को फॉलो करते हैं। तो ये सब क्या है, एक अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि जो जो प्रॉब्लम तुम थी सी प्लस प्लस में, सी प्लस प्लस के थ्रू सॉल्व करते थे उसको सी के थ्रू नहीं कर सकते थे, कर सकते थे तुम। या सी के थ्रू जो प्रॉब्लम करते थे उसको सी प्लस प्लस के थ्रू नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो फिर अंतर क्या होगा, सिर्फ अप्रोच में अंतर आएगा। और ये अप्रोच मायने इसलिए रखता है, क्यों, आगे। तीसरा, ए मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम यूजिंग टूल्स एंड टेक्निक दैट आर अवेलेबल टू अस फॉलोइंग सम अप्रोच। वही चीज हो रहा है। उसके बाद कह रहा है एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो सम स्ट्रेटजी और वे फॉर इम्प्लीमेंटेशन, सो नोइंग प्रोग्रामिंग पैराडिजी इज नेसेसरी। अब क्या होता है, जितने भी लैंग्वेज आते हैं तुमको, चाहे वो नए आए चाहे वो पुराने हैं, वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी न किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। वो गिने चुने स्ट्रेटजी है उनको फॉलो करते हैं। जैसे अभी हम बताए थे स्टार्टिंग में कि जितने भी रिसेंट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहे हैं सारे तुमको उप्स को फॉलो कर रहे हैं, उप्स पैराडिग्म को फॉलो कर रहे हैं। तो यही होता है, इसलिए इसलिए भी ये प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को जानना जरूरी है, क्योंकि ताकि हम फिर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासिफाई कर सके, या हमको कल कोई प्रॉब्लम मेरे पास आए तो हमको ये पता हो कि हमको कौन सा अप्रोच लेना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है यहां तक? ओके। यस सर। चलो अब कुछ कुछ और देखते हैं थोड़ा सा। जैसे यहां से देखो ये क्या था, यही चीज बोले थे, ए प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या है, इज ए स्टाइल और वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ये क्या है, जस्ट एक स्टाइल या वे है प्रोग्रामिंग का। सम लैंग्वेज मेक इट इजी टू राइट इन सम पैराडिग्म बट नॉट अदर। अब कुछ लैंग्वेज होते हैं कि इजी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला कि नेवर यूज फ्रेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडिग्म। कभी भी प्रोग्राम, ये आपको तुमको नहीं बोलना है कि हमको सी प्लस प्लस पैराडिग्म है, सी प्लस प्लस कोई पैराडिग्म नहीं है। पैराडिग्म क्या है, उप्स पैराडिग्म है। पैराडिग्म पहले समझे क्या है टर्म, इस टर्म को समझे सभी कोई? हेलो? हेलो? अरे इंट्रा, प्रोग्रामिंग करने का सिर्फ ये पर्पस नहीं कि हमको कोड लिख देना है, हमको कोड लिख को लिख करके छोड़ देना। हमको प्रोग्रामिंग का ये भी है कि मेरा कोड इफिशियंट हो, सिंपल हो और अंडरस्टैंडेबल हो। हमारा मेरा कोड
ये नहीं कि हम कोड हम ही लिखे और हम ही समझ रहे हैं, बाकी कोई दुनिया समझ ही नहीं पा रहा उसको। तुम नेट पे तो इतना सारा कोड देख रहे हो, अगर वो प्रोग्रामर खुद कोड ऐसा लिखता जिसको तुम नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पाते, तो फिर हम उसके उसके कोड से कैसे पढ़ते, उसके कोड से हम कैसे। तो यही चीज होता है कि प्रोग्रामिंग करने का सिर्फ मोटिव ये नहीं होता है कि हमको सिर्फ करना है, उसको करने के ऐसा करना है कि उस कोड वो सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कोड भी सिंपल में हम लिख सके, इफिशियंट हो अधिक और अंडरस्टैंडेबल हो। तो उस काम के लिए क्या होता है, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के, और उसी स्टाइल्स को तो हम प्रोग्रामिंग पैराडिज्म कहते हैं, वो स्टाइल्स को ही हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडिज्म कह रहे हैं। अब यही होता है कि कुछ स्टाइल इजी होते हैं, कुछ स्टाइल टिपिकल होते हैं, तो वो चीज है। उसके बाद बोल रहा है पैराडिज्म इज ए वे ऑफ डूइंग समथिंग लाइक प्रोग्रामिंग, कि पैराडिज्म क्या है, एक तरीका है कुछ भी चीज को, किसी भी चीज को करने का। यहाँ पे बोला कभी भी आप ये मत बोलिएगा कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज पैराडिज्म। लैंग्वेज का कोई पैराडिज्म नहीं होता है। हाँ, पैराडिज्म क्या है, जैसे ये है एग्जाम्पल के कह रहा है, हैस्केल एक लैंग्वेज है, हैस्केल एक कोई लैंग्वेज है, हैस्केल इज ए फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, Haskell is a functional programming language, but that does not mean that there is anything such as programming language paradigm, functional language paradigm। बोला यहाँ की हैस्केल का एक तुम्हारे एग्जांपल दिया कि हैस्केल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हैस्केल इज एक फंक्शनल लैंग्वेज पैराडिज्म कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं। फिर कॉमन कुछ पैराडिज्म कौन कौन से होते हैं, देखो, इंपेरेटिव होती है, डिक्लेरेटिव होती है, स्ट्रक्चर होती है, प्रोसीड्यूरल, फंक्शनल, फंक्शन ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसको छोड़ते हैं, आप दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। हम कोई इस आर्टिकल को खोलने का मतलब इतना ही था, हम एक्चुअली दो तीन आर्टिकल को उठाए हैं जहां से थोड़ा थोड़ा हमको सीखना है। जैसे इससे हमको सिर्फ इतना सीखना था कि एक सिंपल डिफिनेशन में ये समझना था कि प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या है, फिर उसके बाद ये था हमको ये पॉइंट को समझना। इतने पॉइंट पे क्लियर है सभी का? यस सर। तो चलो अब इसको क्लोज करके हम लोग नेक्स्ट वाले में ज्यादा बेटर से हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट वाले में हम लोग ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट वाले को ओपन करते हैं। अब देखो ये इंट्रोडक्शन, अब अभी देखे थे, यहाँ भी देखो वही चीज है कि पैराडिग्म इज ए स्कूल ऑफ थॉट और मॉडल दैट डिस्टिंक्ट फीचर। फिर उसके बाद क्या, पैराडिग्म इज यूज इन ऑल फील्ड सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, यानी हर फील्ड में एक कुछ पैराडिग्म या स्टाइल फॉलो किया जाता है, चाहे वो प्रोग्रामिंग का ही फील्ड नहीं, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, एपिस्टेमोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस, कोई भी फील्ड हो, सब फील्ड में एक कोई स्टाइल फॉलो किया जाता है। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इमर्ज फ्रॉम एग्जिस्टिंग लैंग्वेज एंड ऐड और रिमूव कंबाइंड फीचर इन ए न्यू वे। कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में क्या हो रहा है कि जो भी नए लैंग्वेज आ रहे हैं, वो सारे नए लैंग्वेज तुम्हारे एग्जिस्टिंग लैंग्वेज में ही कुछ नए फीचर को ऐड करके, कुछ फीचर को हटा करके, कुछ फीचर को कंबाइन करके बन रहे हैं। बोला कंप्यूटर, जैसे हमारा सी प्लस प्लस अगर पता है तो सी प्लस प्लस क्या हुआ, सी लैंग्वेज में ही तुमको सी लैंग्वेज में ही मॉडिफिकेशन करके वो बनाया गया। फिर आती तुम पढ़े थे कि सी लैंग्वेज क्या था, मदर लैंग्वेज था, क्योंकि सारे लैंग्वेज सी से ही निकल रहे थे। तो वहां क्या था, जो भी लैंग्वेज निकल रहे थे वो सारे लैंग्वेज तुमको सी में ही थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करके निकलते थे, कुछ कुछ उसके फीचर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताए, अभी सबसे रिसेंट में एक लैंग्वेज आई हुई है DART, डार्ट। आई थिंक नाम सुने होंगे तो सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो बता देते हैं, डार्ट। ये लैंग्वेज कौन यूज कर रहा है अभी, तो अभी तुम्हारा आई थिंक फ्लटर फ्रेमवर्क आई हुई है, आई थिंक नहीं सॉरी, फ्लटर फ्रेमवर्क आई हुई है तुम्हारा। ये फ्रेमवर्क तुमको अभी ऐप डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और ऐप डेवलपमेंट में भी क्या हो रहा है, हाइब्रिड ऐप बनाने के लिए, कि एक ऐसा ऐप जो मेरा ऐप एंड्रॉइड पे भी रन करे, iOS पे भी रन कर जाए, वेब पे भी रन कर जाए, और डेस्कटॉप पे भी रन कर जाए, एक ही ऐप तुम्हारा। अभी तक जो ऐप बनती थी, तो एंड्रॉइड के लिए एक अलग ऐप बनती थी, iOS के लिए एक अलग ऐप बनती थी, फिर विंडो के लिए एक अलग ऐप बनती थी, और वेब के लिए एक अलग अथी बनती थी ऐप। ये आया कि इसको अथी में, तो ये जो डार्ट लैंग्वेज था,
ये डार्ट लैंग्वेज कुछ नहीं है। ये क्या किया, सी में सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करके गूगल एक नया लैंग्वेज निकाल दिया। सारा तुम इसका कोड अगर डार्ट का तुम देखने जाओगे तो सारा कुछ वही है, सिर्फ जितना सी में तुम पढ़े हो सारा सिंटेक्स वही है, सब कुछ वही है पूरा, सिर्फ उसमें कंसेप्ट क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट। तो यही बोला कि जो भी नए लैंग्वेज आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, पुराने लैंग्वेज के ही फीचर को अप्लाई कर रहे हैं। द लैंग्वेज में फॉलो ए पार्टिकुलर पैराडिग्म और कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पैराडिग्म। जैसे कह रहा है कि हर लैंग्वेज क्या करते हैं, एक कोई पर्टिकुलर पैराडिग्म या कोई एक पार्टिकुलर स्टाइल को फॉलो कर रही है या कॉम्बिनेशन है उसी का। जैसे कह रहा है डिड यू नो देयर आर 256 लैंग्वेज, कि अब एक बता रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 256 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन 256 ही नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तुम। तो कह रहा है कि 256 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब कहोगे कि ये 256 बना कैसे, तो इट इज एविडेंट दैट ईच ऑफ हैव इवॉल्व फ्रॉम वन अनदर विद द अमलगेशन ऑफ वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। एमलगेशन टर्म तो तुम लोग बहुत पढ़े, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एमलगेशन की। तो ये क्या है कि ये एविडेंट, ये 256 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये एविडेंटली बता रही है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो रही है, दूसरे प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को की एमलगेशन से बन रही है। उसके बाद कह रहा है दूसरा क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर टूल्स एंड नॉट दी टूल्स एंड नॉट ऑल टूल्स आर गुड फॉर ऑल जॉब। हम लोग को क्या है, अभी बताए थे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट क्या है, एक टूल है। किस चीज का, प्रोग्रामिंग करने का। प्रोग्रामिंग क्या है हमको पता था, प्रोग्राम लिख करके हम मशीन से रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करवाएंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक सिर्फ मीडियम है वो काम करवाने का, और हर हर टूल तुमको अच्छा नहीं होता है। तो फिर कह रहा है कि सम टास्क आर इजियर टू सॉल्व फंक्शनली, सम आर क्लियरली सूटेड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टास्क, अदर गेट सिंपल व्हेन यूज्ड कांस्टेंट रिजल्ट। अब कह रहा है कि कुछ टास्क हो सकता है तुमको फंक्शन के थ्रू अच्छे से हुए, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू अच्छे से हुए, कुछ पैटर्न मैचिंग के थ्रू अच्छे से हुए। तो ये अलग अलग तुमको है। तब ये कैसे पहचानोगे, जब तक तुमको पता नहीं रहेगा कि प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या क्या होती है, तो कैसे तब तक पहचानोगे ये चीज। तो इसलिए कहा, तो फिर कह रहा है कि लेट अस गो ऑन वर्ल्ड वाइड टूर ऑफ 4 डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। अब यही है, देखो यहाँ प्रोसीड्यूरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, लॉजिकल। क्या अब हम लोग 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वर्ल्ड वाइड टूर पे जा रहे हैं, प्रोसीड्यूरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल, लॉजिकल। तो यहाँ क्या है, यहाँ बेटर, ओके। अब इस काम के लिए यहाँ क्या देखो, प्रोसीड्यूरल क्या है, यही प्रोसीड्यूरल जो हम लोग सी में यूज करते थे, सी हमारा प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज को ये करता। ये क्या था, इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूर कॉल इन विच स्टेटमेंट आर स्ट्रक्चर्ड इन प्रोसीड्यूर्स आल्सो नोन एज सबरूटीन और फंक्शन। तो हम सी को पढ़ने के दौरान हम पढ़े हुए थे कि सी क्या एक फंक्शनल लैंग्वेज है, वहां हम सारा काम फंक्शन के थ्रू, फंक्शन को अलग अलग फंक्शन क्रिएट करके उसके थ्रू हम काम करवाते हैं। उसी को फंक्शन कहो या प्रोसीड्यूर कहो। दे आर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू टेल व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप। सी में क्या होता था, हमारा हर एक काम स्टेप बाय स्टेप होता था। तुम अगर थोड़ा 2-3 फंक्शन यूज कर रहे हो, अगर जो फंक्शन ऊपर में लिखे हो वो फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, जो फंक्शन मेन के अंदर में जिस फंक्शन को हम पहले कॉल करते थे वो फंक्शन पहले अपना काम करता था, जो फंक्शन बाद में कॉल करते थे वो अपना काम बाद में करता था। तो ये चीज बता रहा है कि वहां क्या होता था, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन हो रहा था हर एक काम। इसी को हम कह सकते हैं कि प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नोन एज टॉप टू डाउन लैंग्वेज। ये भी एक अप्रोच होता है कोडिंग करने का, टॉप टू डाउन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। हम पहले वहां देखे थे, पढ़ रहे थे, बताते हैं कि जब एग्जीक्यूशन होता था तो सबसे पहले क्या होता था तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हारा जो कंपाइल करते थे कोड, तो कोड कंपाइल करने के दौरान सबसे पहले क्या होता तुम्हारा, वो कोड पहले तुम्हारे जो प्री प्रोसेसर थे, प्री प्रोसेसर के साथ मिल करके पहले वो कंप्लीट होते थे। सारा डिफिनीशन मिलता था उसको कि प्रिंटफ का क्या है डिफिनीशन, स्कैनफ का क्या डिफिनीशन, वो फिर उसके बाद वो नीचे का करके मेन में जाता था। मेन में जाकर के उसको मेन में पहले जाता था, मेन के अंदर जाकर के चेक करता था कि वो क्या थी आपको, यहाँ पे आपको कौन सा है। फिर मेन में भी जैसे लाइन बाय लाइन है वो एग्जीक्यूट करता था। तो यही कर रहा था।
तो यही कह रहा है कि मोस्ट ऑफ अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ऑल प्रोसीड्यूरल, जो पहले सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते थे सब प्रोसीड्यूर को फॉलो करते थे। जैसे एग्जांपल है फॉर्टेन, सी एंड कोबाल। यहाँ जैसे कोबाल का एक सिंपल एग्जांपल ये हम लोग समझ नहीं पाएंगे, कोबाल का एग्जांपल। इसकी फीचर क्या थी? प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग इज एक्सीलेंट फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए बेटर था। द कोडेड सिंप्लिसिटी along with ease of implementation of compiler and interpreter। प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या थी तुमको? ये सिंपल थी कंपाइलर और इंटरप्रेटर के साथ करने के लिए। A large variety of book and online available on tested algorithm make it easier to learn। प्रोसीड्यूरल कोड इजी था लर्न करने के लिए, इसके लिए बहुत ज्यादा। द सर सोर्स कोड सेकंड नहीं समझ आया। क्या? ये तो सिंप्लिसिटी कि ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर के नजर से इम्प्लीमेंट करने में बहुत इजी था, क्योंकि ये मशीन के क्लोज था। ये जितने भी लैंग्वेज है ये सब मशीन के सी का पता है कि मशीन के क्लोज है सबसे। तो ये सब क्या था, इसलिए ये लोग कंपाइलर या इंटरप्रेटर में जो होता था इजिली एग्जीक्यूट हो जाता था, ये लोग इजिली एग्जीक्यूट हो जाता था। उसके बाद इसका कोड क्या था? पोर्टेबल था, इसके कोड को पोर्टेबल। द कोड कैन बी रीयूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम विदाउट द नीड टू कॉपी इट। ये था हमको फंक्शन के हेल्प से, हम एक फंक्शन क्रिएट कर दिए, फंक्शन के अंदर जो कोड लिख दिए, अब हमको प्रोग्राम के जिस भी पार्ट में फिर से उस कोड को यूज करना है, हम डायरेक्ट उस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर रहे हैं, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कर रहे थे। फिर था द प्रोग्राम फ्लो कैन बी ट्रैक्ड इजिली एज इट हैज टॉप टू डाउन पेज। फिर प्रोग्राम का अगर हम कोई जाए देखने के लिए कि ये प्रोग्राम कैसे कैसे वर्क कर रहा है, कंपाइलर पे नहीं, अगर हम कॉपी पे लिख करके या कंपाइलर पे बिना रन किए कोई तुम्हारे कोड को रीड करने जाए तो वो इजिली रीड कर सकता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तुम्हारा कोड। तो वो देखेगा अच्छा पहले ये क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है, फिर यूजर से इनपुट लेने के बाद ऐड कर रहा है, फिर प्रिंट कर रहा है, तो वो इजिली रीड कर सकता था। ये इसका फीचर्स था। क्लियर हुआ? हेलो सर इंटरप्रेटेंस क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है जैसे कंपाइलर होता है ना तुम्हारा, तो कंपाइलर होता है, तो जैसे कंपाइल लैंग्वेज है हमारा सी या सी प्लस प्लस, ये सब कंपाइल लैंग्वेज है, क्योंकि इसको हमको क्या करना पड़ता है, इन लोग को हमको कंपाइल करना पड़ता है, तो ये लोग कंपाइल। लेकिन जैसे पाइथन हुई और भी बहुत सारे जो दूसरे, तो पाइथन सबको कंपाइल नहीं करना पड़ता, इन लोग को डायरेक्ट हम लिखते हैं और डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, डायरेक्ट रन कर जाती है तुमको, इसको हमको कंपाइल नहीं करना पड़ता, वो सीधे तुमको, तो वहां वो इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर में हमको क्या करना पड़ता है? कंपाइल नहीं करना पड़ता है। वो इसी में कंपाइल करने का काम क्या रहता था कि हमको अपने कोड को डिफाइन दो तरीके में किया गया, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्म एंड डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। इंपेरेटिव में कौन कौन आ रहे हैं? प्रोसीड्यूरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और पैरेलल अप्रोच। डिक्लेरेटिव में लॉजिक, फंक्शनल और डेटाबेस प्रोसेसिंग। अब इंपेरेटिव क्या, अभी हम लोग देखे थे, इंपेरेटिव क्या, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। इट फीचर क्लोज रिलेशन टू मशीन आर्किटेक्चर। हमको पता है सी जैसे था एक इंपेरेटिव, सी क्या था? क्लोज था तुमको मशीन के। तो यही कह रहा है कि इसका फीचर क्या था, तुमको मशीन आर्किटेक्चर के एकदम क्लोज था। इट इज बेस्ड ऑन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब ये छोड़ दो, जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर कुछ होता ही है। इट वर्क बाय चेंजिंग द प्रोग्राम स्टेट थ्रू असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये असाइनमेंट के थ्रू वर्क कर रहा है। इट परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप टास्क बाय चेंजिंग स्टेटमेंट। जो द मेन फोकस इज ऑन हाउ टू अचीव द गोल। अब इस इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग का क्या मेन गोल रहता था कि हमको कैसे भी गोल को अचीव करना है। The paradigm consists of several statements and after execution of all the result is stored। इस पैराडिग्म में क्या होता था कि मल्टीपल स्टेटमेंट रहते थे, सभी को एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट स्टोर हो जाता था। एडवांटेज इसका क्या था? बहुत सिंपल था, सी का कोडिंग किए तो बहुत सिंपल था, तुमको सिंपल था बहुत, तो बहुत सिंपल था इंप्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद ये क्या करता था, लूप और वेरिएबल था, ये इसका एडवांटेज था। डिसएडवांटेज क्या था? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। इजी प्रॉब्लम जैसे सी के थ्रू है ना, तुम करने जाओगे तो सिंपल प्रॉब्लम कर लोगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा तुम्हारा सॉल्व। और उसी के लिए फिर आया था उप्स का काम ही यही था कि हम जब इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग अच्छा काम कर रहा था, मशीन के नजदीक था, लेकिन इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे,
या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व होते थे तो वो फिर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए जो प्रोग्राम लिखा जाता था वो इतना हैक्टिक हो जाता था ना कि उसको तुम अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था कोई, उसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था वो प्रोग्राम। इसलिए दूसरा क्या था, लेस इफिशिएंट एंड लेस प्रोडक्टिव। अभी बताए थे कि हमारा प्रोग्रामिंग का पर्पस क्या है, कि वो लेस इफिशिएंट कोड लिखे, लेकिन ये क्या था, लेस इफिशिएंट था और प्रोडक्टिव भी कम था, कम है। तीसरा, पैरेलल प्रोग्रामिंग इज नॉट पॉसिबल, इसमें हम पैरेलल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे, अभी आगे देखेंगे क्या है पैरेलल। जैसे इसका एग्जांपल क्या क्या है इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग का, सर बोलो लेस पर क्या। जैसे अभी वाला अभी हम इसी कैलकुलेटर की बात करें, इस कैलकुलेटर को हम लोग डिजाइन किए, इस कैलकुलेटर के अंदर जो कोड हम डाले वो कोड क्या कर रहा है, इस कोड से क्या हो रहा है, हम 1 मिनट के अंदर में, हम 1 मिनट के अंदर में तुमको 10 नंबर को ही जोड़ पा रहे हैं, 10 नंबर का ही हम एडिशन कर पा रहे हैं, एडिशन का इस कैलकुलेटर के अंदर जो कोड हम लिखे हुए हैं उस कोड से, इस मशीन से हम 1 मिनट में मात्र 10 नंबर का ही एडिशन करवा पा रहे हैं। और अब हम इस सेम मशीन के अंदर अगर एक दूसरा कोड डालें, जिस कोड से हम 1 मिनट के अंदर में, 1 मिनट के अंदर में हम 50 नंबर का एडिशन करवा पा रहे हैं, मशीन एक ही है। कौन है जी, मतलब लेट सेट सर, देखो मशीन हमारा एक ही है, मशीन वही सेम मशीन है, कैलकुलेटर सेम है, अंतर क्या हो रहा है, एक कोड हम डाले इससे सी के थ्रू मान लो लिख करके, या किसी भी एक कोड डाले, उस कोड से इस मशीन से हम क्या करवा पा रहे हैं, 1 मिनट में 10 नंबर को हम ऐड करवा पा रहे हैं। सेम मशीन में हम दूसरा कोड डाले, जिस कोड से हम क्या कर रहे हैं, 1 मिनट में 50 नंबर का ऐड करवा पा रहे हैं, तो कौन सा कोड ज्यादा एफिशिएंट, किस किस कोड से हमारे मशीन का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी इन सेंस का मतलब यही चीज। सेकेंड वाले जिस मशीन में इस कोड का है, ये कोड है, तो यही चीज है प्रोडक्टिविटी, कि हमको प्रोडक्टिविटी कोडिंग करके क्या करना है, किसी गोल को अचीव करना है, तो मशीन में डालकर क्या करेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन का पता है, अब वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी कोड डाल रही है, उस कोड से तुम्हारे एक मान लो कंपनी ए नाम की कोई कंपनी है, ए नाम की कोई कंपनी है, वो एक वॉशिंग मशीन बना रही है, जिस मशीन में वो जो कोड डाली है उस कोड से वो मशीन 1 मिनट में 5 कपड़ा खींच के निकाल रहा है, एक एग्जाम्पल 5 कपड़ा। दूसरा एक कंपनी है, एक बी नाम की कंपनी है, बी नाम की कंपनी एक वॉशिंग मशीन बना रही है, उसके अंदर जो कोड डाल रही है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ये मान के चलना, उस मशीन उससे क्या हो रहा है, 1 मिनट में 10 कपड़ा निकल रहा है, तो किस कंपनी का प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेटर है, सेकंड वाले का ना। तुम किसके पास जाओगे, अगर तुमको वॉशिंग मशीन लेना रहेगा किससे लोगे, सेकंड वाले से, तो दैट काम यहाँ, हाँ तो वो काम यहाँ सर बोलो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करते गया, प्रॉब्लम हमारा कॉम्प्लेक्स होते गया, वैसे वैसे ये फेल करते गया, ये स्टाइल फेल करते गया। अब इसकी प्रोसीड्यूरल की कौन कौन सी थी, सी प्लस प्लस इज नॉट ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये दोनों को फॉलो कर रहा है, क्योंकि सी, तुमको पता है सी प्लस प्लस के अंदर में दोनों का फीचर है, सी का भी फीचर है, सी प्लस प्लस का भी है, तो इसलिए ये सी प्लस प्लस हमारा प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को भी फॉलो कर रहा है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को भी फॉलो कर रहा है, ये दोनों को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें तो फंक्शंस तो इसमें भी है, इसमें भी तुम फंक्शंस क्रिएट करते हो, तो यही चीज है, ये जावा भी कर रहा है, कोल्ड फ्यूजन, फिर जावा भी है, जावा में भी तुम क्रिएट करते हो। हाँ इन सब में क्या किया गया, ये सब इनिशियल आई थी प्रोसीड्यूरल में ही, लेकिन बाद में इन सब में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर इंप्लीमेंट बाद में करके इनको बना दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, लेकिन इनिशियल ये भी एग्जांपल थी। फिर आया हमारा उप्स, हमारा उप्स आया, उप्स क्या था, उप्स था द प्रोग्राम इज रिटन एज ए कलेक्शन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यही चीज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, पूरा फोकस हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट में होता है, विच आर मेंट फॉर कम्युनिकेशन, इसी का कम्युनिकेशन। The special and basic identity is object and all class of computation is perform on object only.
इसमें सारा काम क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट पे ही किया जाता है। मोर इम्फेसिस इज ऑन डाटा रेदर देन पॉजिटिव, और यही चीज इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है। आज के वर्ल्ड में तुमको अगर पता होगा, आज के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा। डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह डेटा का यूज, चाहे वो किसी फील्ड में जाओ। मशीन लर्निंग में हमको कोड नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा डेटा का इंपॉर्टेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, डेटा। तो ये प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या कर रही थी, या ये प्रोग्रामिंग पैराडिम हमारा डेटा पे इम्फेसिस कर रही है, ना कि फंक्शंस पे फंक्शंस पे नहीं, और इसलिए इसका ज्यादा यूज है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। इट कैन हैंडल ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विच आर टुडे इन सिनेरियो। ये क्या था, हर टाइप के रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था जो आजकल के सिनेरियो में। एडवांटेज क्या है, डेटा सिक्योरिटी, इनहेरिटेंस, कोडिविटी, फ्लेक्सिबल, ये है। अब पहला ये पूछता, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा तुम लोग के, हो सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ देता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन था, साइमुला था। साइमुला फर्स्ट उप्स लैंग्वेज था, पहला उप्स लैंग्वेज कौन था, तो साइमुला। फिर और कौन दूसरा कौन है, जावा, सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्टिव सी, विजुअल बेसिक, पाइथन, रूबी, स्मॉल टेक, ये सारा अलग अलग है तुमको। देखो ये पैरेलल प्रोसेसिंग है। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग इज प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय डिवाइडिंग देम ऑनटू मल्टीपल प्रोसेसर। जस्ट 1 मिनट वेट करना तुम लोग। ओके, तो ये चीज हुआ। पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या कर रहा था, ए पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोसेस मेनी नंबर ऑफ प्रोसेसर विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रनिंग ए प्रोग्राम इन लेस टाइम बाय डिवाइडिंग देम। अब इस अप्रोच में क्या करा, एक प्रोग्राम को हम अलग अलग प्रोसेसर पे डिवाइड कर करके इसको कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा डीपली पढ़ोगे, जब यहाँ पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़ोगे, तो वहां ये पढ़ा थोड़ा डीपली। अभी जस्ट जान लो कि होता है इसका, जैसे एग्जाम्पल है NESL है। हाँ, सी प्लस प्लस और सी भी इसको सपोर्ट करते हैं कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस के हेल्प से। तो ये अलग अलग अप्रोच है, अभी हम लोग जस्ट इसको जानते हैं। फिर अगला डिक्लेरेटिव था, नाम ही से पता चला है डिक्लेरेटिव। इसको क्या कर रहे हैं कि हम प्रोग्राम को लॉजिक के रूप में बना रहे हैं, जैसे लॉजिकल है ये देखो। जैसे एक प्रोलॉग कोई लैंग्वेज लैंग्वेज है, इस प्रोलॉग में हम क्या करें, ऐसे कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रेडिकेट्स, सम ऑफ टू नंबर, क्लाउजेज, उसमें प्रेडिकेट एंड क्लाउजेज तुमको पता है। फिर सम 0 0 एक फंक्शन, फिर ये, तो ये डिक्लेरेटिव है। फिर आती है हमको फंक्शनल, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कर रही है, द फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडिम है इट्स रूट इन मैथमेटिक्स एंड इट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिम क्या करती है, ये किसी लैंग्वेज पे ही डिपेंड नहीं करती, इसका पूरा खेल मैथमेटिक्स से होता है, पूरा मैथ से इसका खेल होता है, ये किसी पे डिपेंड ही नहीं करती। द की प्रिंसिपल ऑफ दिस पैराडिम इज द एग्जीक्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। इस पैराडिम का क्या प्रिंसिपल है, इसका काम क्या है कि ये तुम्हारे कुछ मैथमेटिकल फंक्शन के सीरीज को एग्जीक्यूट करवाना। इसका काम अभी बताए थे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या हर पैराडिम का अपना कुछ बेनिफिट है। अब हमको ये जानना है कि कौन से पैराडिम, हमको प्रॉब्लम जो है वो कैसा प्रॉब्लम है, तो फिर तुमको उस प्रॉब्लम को उस अनुसार सॉल्व करना है। जैसे ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडिम है, इसका क्या की प्रिंसिपल है, ये किसी लैंग्वेज पे डिपेंड कर रही है। उसके बाद ये तुमको क्या कर रही है, सीरीज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा रही है। द सेंट्रल मॉडल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज फंक्शन विच आर मींट फॉर सम स्पेसिफिक कंप्यूटेशन आर नॉट डेटा स्ट्रक्चर। इस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें डेटा स्ट्रक्चर मैटर करता है, इसमें मैटर नहीं करता। इसमें सारा मैटर करता है वो फंक्शन जो हमको किसी स्पेसिफिक कंप्यूटेशन करना है उसके लिए। डेटा आर लूजली कपल्ड टू फंक्शन। उसके बाद डेटा हमारा क्या है, लूजली कपल्ड है। अब ये सब चीज याद रखना, क्योंकि यही आगे हमारा बेसिक बनेगा उप्स पढ़ने के लिए। जैसे उप्स में क्या होता है, हमारा डेटा क्लोजली बॉन्ड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारा डेटा क्लोजली क्लास के अंदर में हम सबको बाउंड करके रखते हैं, और बाउंड ही नहीं करते हैं, फिर डेटा हाइडिंग एक प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू हम लोग हाइड करते हैं डेटा, सिक्योर करते हैं अपने। द फंक्शन हाइड देयर इंप्लीमेंटेशन, यहाँ भी वो फीचर है। फंक्शन कैन बी रिप्लेस्ड विद देयर वैल्यू विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम। फंक्शन क्या होगा, अपने वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा बिना अपने प्रोग्राम के मीनिंग को चेंज किए हुए।
कुछ एग्जांपल कैसे, सम ऑफ द लैंग्वेज लाइक पर्ल जावास्क्रिप्ट मोस्टली यूज दिस पैराडिग्म। तो पर्ल है, जैसे जावास्क्रिप्ट है, ये सब बहुत ज्यादा फेमस आजकल लैंग्वेज है, तो इसलिए है ये सब है। इसके एग्जांपल कौन कौन सी है, जावास्क्रिप्ट है, हैस्केल है, स्केला है, एलैंग है, लिप्स है, एमएल है, क्लोजर है, ये सारा। और ये सारे लैंग्वेज का हम तुमको इंपॉर्टेंस अगर बता दे बहुत ज्यादा, जैसे पर्ल भी अभी बहुत ज्यादा बैकएंड में यूज होती है। जावास्क्रिप्ट का आई थिंक तुम लोग बहुत ज्यादा नाम हो सकता है सुने होंगे, जावास्क्रिप्ट का नाम बहुत ज्यादा सुने होंगे वेब डेवलपमेंट के फील्ड के लिए। मोस्ट आजकल के मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के लिए पूरे जावास्क्रिप्ट में है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। तो ऐसा नहीं है कि इस पार्ट, तो यही चीज, इसी चीज के लिए तो जानना है आपको कि अच्छा जावास्क्रिप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट किस पैराडिग्म को फॉलो करे। अगर जावास्क्रिप्ट फंक्शनल पैराडिग्म को फॉलो कर रही है, तो फिर फंक्शनल पैराडिग्म में ऐसा क्या होता है, क्या होता है वो चीज जानना है। इसी के लिए तो हम प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। फिर जावास्क्रिप्ट है, देखो स्काला, एरलैंग है। फॉर योर काइंड फॉर इंफॉर्मेशन बता दे, हमारा जो व्हाट्सएप हम लोग यूज करते हैं, तुम कभी जाकर के सर्च करना, कभी सर्च करने की कोशिश करो कि व्हाट्सएप किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। व्हाट्सएप एरलैंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है व्हाट्सएप। तुम जाकर के यार नाइट में सर्च करना, व्हाट्सएप एरलैंग में लिखा हुआ है। उसके बाद लिप्स है, ये रोबोटिक्स के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, लिप्स लैंग्वेज रोबोटिक्स का एक लैंग्वेज है। तो यही देख लो कि इस प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा यूजर है। एरलैंग तुम देख लो आजकल, एरलैंग कह सकते हो एक टाइप से जो भी रियल वर्ल्ड चैटिंग ऐप होता है उसके लिए एरलैंग का हम यूज करते हैं। व्हाट्सएप रियल चैटिंग ऐप है। तो अगर तुमको एक ऐसा ऐप बनाना है या एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो तुम्हारा रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेट करे, रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन करे, तो फिर वो तुम बेटर एरलैंग लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो। अगर तुमको अपने थी को रोबोट बना रहे हो, रोबोट को प्रोग्रामिंग करना है, तो वो लोग तुम लिप्स के थ्रू कर सकते हो। तो ये चीज है। क्लियर है या डाउट किसी को? हेलो, सर। हेलो बोलो। सर। देखो, सर। आप बोलो। सर आज तो हम पहली बार आए हैं सर इस क्लास में। क्या डेटाबेस या डेटा ड्राइवन प्रोग्रामिंग, हमारा नेक्स्ट अप्रोच डेटाबेस या डेटा ड्राइविंग, कि ऐसा प्रोग्रामिंग करना जो हमारे डेटाबेस से वर्क करे। क्योंकि डेटाबेस का भी बहुत ज्यादा यूज है, तुमको पता है डेटाबेस का बहुत ज्यादा यूज है। क्योंकि कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बनता है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर का पहले भी बताए थे 3 पार्ट होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। डेटाबेस के बिना तुम काम ही नहीं कर सकते। तो अभी क्या कर रहे हो, अभी जो तुम प्रोग्राम बना रहे हो, तो क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम प्रोग्राम लिख रहे हो, उसमें कोई इनपुट डाल रहे हो, यूजर का इनपुट, तुम प्रोग्राम अपना जैसे ये बंद कर रहे हो कंसोल, तुम्हारा वो डिलीट हो जा रहा है। नहीं, आप चाह रहे हो कि वो स्टोर करना है, कैसे करोगे? तो वहां डेटाबेस होना चाहिए। इतना ज्यादा तुम है तो वो फिर डेटा ड्राइवन अप्रोच क्या है, दिस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी इज बेस्ड ऑन डेटा एंड इट्स मूवमेंट। ये प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी किस पे बेस्ड है, तो हमारे डेटा और उसका मूवमेंट पे, कि हमारा डेटा कैसे मेरे फ्रंट एंड पे एक अथी है, एक कहीं कोई ये है फॉर्म है, जैसे तुम फॉर्म फिल करते हो, गूगल फॉर्म फिल करते हो, तो कभी सोचे गूगल फॉर्म में क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि तुम्हारा डेटा वहां जाकर के शो होता है, या इतना ऑनलाइन एग्जाम फिल करते हो, तुम्हारा डेटा का मूवमेंट हो रहा है। तो ये प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी हमको क्या करता है, डेटा और उसके मूवमेंट से डील करता है। तो इसमें क्या कर रहा है, प्रोग्राम स्टेटमेंट आर डिफाइंड बाय डेटा रेदर देन हार्ड कोडिंग, दैट इज सीरीज ऑफ स्टेट। इसमें क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट होते हैं प्रोग्राम के, वो डेटा से डिफाइन होती है, ना कि किसी की हार्ड कोडिंग से। उसमें कोडिंग कुछ नहीं रहता है, सारा डेटा से तुमको डिफाइन होता है। A database program is heart of the business of information system and provide file creation, data entry, update and query and reporting function। तो एक डेटाबेस प्रोग्राम क्या करता है, किसी भी बिजनेस का, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का तुम्हारा एक हार्ट होता है डेटाबेस। अगर डेटाबेस नहीं है तो उसके बिना तुम काम ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा एग्जाम ले रहा है एकेयू, एकेयू तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, अगर उसका डेटाबेस नहीं रहता तो तुम लोग का डेटा स्टोर नहीं करता, डेटा स्टोर नहीं करता तो फिर कैसे तुम अपना रिजल्ट देखते? तुम वहां पे अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हो और रिजल्ट देख रहे हो, तो कहीं तो रजिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारा स्टोर है जिससे तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है।
तो वो स्टोर नहीं रहता तो तुम्हारा सीडी क्या कहता है, दिस रजिस्ट्रेशन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो स्टोर नहीं। तो इसलिए ये भी अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर डेवलप्ड मोस्टली फॉर डेटाबेस एप्लीकेशन, कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है जिसका मोस्टली जिसका डेवलप ही हुआ है डेटाबेस एप्लीकेशन, जैसे एसक्यूएल, स्टैंडर्ड क्यूरी लैंग्वेज, सॉरी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल अगर सुनिए वो जिसका माई एसक्यूएल डेटाबेस में यूज होता है वो हुआ। तो ये होता है पाइथन का यूज होता है, जावास्क्रिप्ट भी आजकल यूज होता है। तो ये सब का क्या होता है, इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट ही डेटाबेस के लिए। इट इज अप्लाइड टू स्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर फिल्टरिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, एग्रीगेटिंग और कॉलिंग अदर प्रोग्राम, सो इट हैज ऑन वाइड्स एप्लीकेशन। अब कह रहा है कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटा बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका बहुत ज्यादा अप्लाइड है। ये तुमको स्ट्रक्चर डाटा पे भी अप्लाइड होते, फिल्टरिंग के लिए भी होते, ट्रांसफॉर्मिंग या दूसरे प्रोग्राम को कॉल करने के लिए भी होते, इसलिए इसका बहुत ज्यादा। जैसे ये एक प्रोग्राम देखो, ये एक कोई प्रोग्राम है, ये एक्चुअली कोड किस चीज का है, ये एसक्यूएल का कोड है। यहाँ क्या हो रहा है, ये कोड हम लिख करके डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस एड्रेस। हम ऐसे ही एसक्यूएल में डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं कि क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे कोई भी नाम दिए उस नाम से हमारा डेटाबेस। फिर उस डेटाबेस के अंदर में हम टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमको पता है माइस्क्यूएल में डेटा हमारा टेबल के रूप, रो और कॉलम में स्टोर होता है। टेबल क्रिएट किए, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। अब सारे कॉलम का नाम दे रहे हैं, उसका डेटा टाइप, फिर नाम, उसका डेटा टाइप। ये तो ये एक अलग प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोग्रामिंग का एक अलग स्टाइल है। ये हमारा देखे थे, यहाँ एक कोई प्रोग्रामिंग का अलग स्टाइल था, यहाँ हमारा प्रोग्रामिंग का कुछ अलग स्टाइल था। तो ये सब अलग अलग स्टाइल है। क्लियर हुआ ये? हेलो, यस सर। हाँ, ओके, चलो, जो भी था ये चीज था। अब हम टू द पॉइंट आते हैं। अब यहाँ पे तुमको बेटर समझ में आएगा कि एक्चुअली उप्स है क्या। अगर अभी हम पूछे तुम लोग से उप्स, सारे कोई पढ़े हो, सारे कोई पढ़े हो ना कॉलेज में, सब कोई तो पढ़ लिए हो उप्स। तो बताओ उप्स क्या है, व्हाट इज उप्स। अगर कोई तुमसे डिफिनीशन पूछे व्हाट इज उप्स, उप्स क्या है, डिफाइन करो। हम हमारा एक वन वर्ड का ही आंसर है। चलो, अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पूछ दिया ये चीज, व्हाट इज उप्स, उप्स पढ़ रहे हो, तुमको उप्स पता होना चाहिए उप्स है क्या। या हम इसका फुल फॉर्म ही लिखे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी हमको पता, उप्स का फुल फॉर्म पता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी में अगर पूछ दिया, क्या डिफाइन करोगे, बताओ। अब्दुल वाहिद पढ़े हो, बताओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, प्रोग्रामिंग क्या, सिस्टम क्या है। पहले ध्यान रखना कि दिस इज, यहां पे लगा हुआ सिस्टम, सिस्टम, तो ये एक सिस्टम होगा। ये मत बोलना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम क्या, ये क्या, अभी हम देख रहे थे। इसी इसी टर्म को समझने के लिए हम इतना ज्यादा अभी पूरा पढ़े थे। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म जो हम पढ़ रहे थे बैठ करके इतनी देर से, भूख भूख 1.5 घंटे से, इसी टर्म को समझने के लिए। क्योंकि ये टर्म जिस दिन समझ गए उस दिन कुछ नहीं है, उप्स तो सारे कोई पढ़ लिए हो। समझना इसी चीज को है, कुछ नहीं है। सी प्लस प्लस, तो हम पहले भी बोले सी प्लस प्लस इज जस्ट ए मीडियम, उप्स के कंसेप्ट को अप्लाई करने का जस्ट एक मीडियम है सी प्लस प्लस। तो वो तो तुम कर लोगे, लेकिन है ये क्या, इसने कुछ बोला, और किसी को पता हो, नहीं पता है। देखो यही चीज होता है, पढ़ सभी लिए हो, लेकिन उसकी भी प्रॉब्लम, उसकी भी डिफिनीशन सही थी, तो उसकी भी सही थी हद तक, लेकिन वही चीज था कि उस पे तुम्हारा वो तुम्हारे फीचर्स को लेकर के डिफाइन कर रहे थे। पहला तो क्या बोलना था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है या एक वे ऑफ स्टाइलिंग है।
स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है। अभी बताए थे कि हमारे प्रोग्रामिंग करने का अलग अलग स्टाइल्स है, अलग अलग स्टाइल्स है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? जस्ट हमारा एक स्टाइल है। पहले तो तुम यही बताओगे कि अगर कोई पूछे क्या है तो वो कहोगे देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग का स्टाइल है। अब वो बाद में बोलोगे क्लास ऑब्जेक्ट होता है, वो जो भी है वो तो अलग का बात है। पहले एक स्टाइल, दूसरा क्या है, ये प्रोग्रामिंग सिस्टम या ये प्रोग्रामिंग स्टाइल जो है ये मेनली बेस्ड है हमारे क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पे और इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। अब ये क्या है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन ये क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? पहला एक स्टाइल है लिखने का तरीका। पहले भी पता था कि हम वो काम सी के भी थ्रू कर सकते थे, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हम कर सकते थे। तो फिर ये क्यों आया? तो ये सब अलग अलग स्टाइल्स है राइटिंग लिखने का। जैसे अगर हम इंग्लिश राइटिंग करते हैं तो कोई एक कैपिटल में लिखता है, कोई स्मॉल में लिखता है, कोई कर्सिव लिखता है, कोई फॉन्ट्स अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अलग अलग स्टाइल्स है। ये एक स्टाइल है तुम्हारा। इस स्टाइल में क्या होता है, ये स्टाइल मेनली तुम्हारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पे बेस है और उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तीसरा, ये क्या करता है, तुम्हारे प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करता है, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में ब्रेक करके अथी करता है, या इसको कह सकते हो बॉटम टू अप टॉप अप्रोच लेता है। सी हमारा क्या करता था, बैक भी देख रहे थे, दो अप्रोच होती है प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग की हमारी दो अप्रोच होती है। एक होता है तुम्हारा टॉप टू डाउन अप्रोच, इसका नाम सुने हो अब्दुल? हाँ सर। चलो तुम तो बहुत कुछ पढ़े हो, ठीक है। चलो फिर भी कुछ कुछ नया पता चला कि नहीं यहाँ से? सर अभी तक तो हम बेसिकली क्लास में इतना यहाँ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अपना अपना प्रोजेक्ट में यहाँ तक काम कर रहे थे इसलिए। अच्छा ठीक है, तो वो चीज हम अथी ठीक है। यहाँ आकर के कुछ पता चला कि नहीं नया? सी फॉलो कर रहा था, यहाँ क्या कर रहे थे हम अथी को ऊपर से नीचे हम अथी करते आ रहे थे, एक्चुअली बताए थे पहले जो भी। तो ये हमारा सी फॉलो कर रहा था, डाउन टू टॉप था। इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्रॉब्लम को जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। पहले ब्रेक डाउन कर करके उसको पहले बिगर प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके और नीचे से सॉल्व करते हुए ये कर रहे हैं। हम नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं। हम उसको क्या किए, जो मेरा बिग प्रॉब्लम था, बिग प्रॉब्लम को हम ब्रेक डाउन कर दिए स्मॉलर प्रॉब्लम में, और उस सारे स्मॉलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते जा रहे हैं, करते करते हम तब ऊपर बढ़ रहे हैं। इसलिए इसको डाउन टू टॉप कर रहे हैं, डाउन टू टॉप अप्रोच कर रहे हैं। तो सी प्लस प्लस का भी कोडिंग जो करता है ऐसे ही फॉलो करता है। ये सी जावा का वो क्या करता है, तुम्हारा जो भी है उसको ब्रेक डाउन करता है अलग अलग फंक्शन, और उसको नीचे से एग्जीक्यूट करते हुए जाता है, नीचे से एग्जीक्यूट करते हुए ऊपर मूव करता है। तो ये चीज था, यही कहा कि सब प्रॉब्लम में डिवाइड करता है। उसके बाद तीसरा क्या, अगला क्या है प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकस मेनली और डेटा इंस्टेड ऑफ फंक्शन। ये क्या करता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मेनली फोकस करता है हमारे डेटा पे, ना कि फंक्शन पे। सी हमारा फंक्शन पे करता है, तो फिर वहां कोई सिक्योरिटी नहीं था, किसी भी डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता था, कोई सिक्योरिटी नहीं था। तो इस काम के लिए भी अब उप सिस्टम आया था, उप सिस्टम। क्योंकि जब अति यूज बढ़ा अभी के समय में जैसे आया, तो फिर आया डिमांड, एक आया कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग सिस्टम होना चाहिए जहां पे हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सके, एक ऐसा प्रोग्रामिंग सिस्टम हो जहां हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए तो फिर उसी के लिए एक ये डिवाइड किया गया, और इसमें जितने सारे फीचर्स है उस सारे फीचर्स ही तुमको डेटा प्रोटेक्शन के, डेटा हाइडिंग, डेटा अब्स्ट्रक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सब इसका दो ही पर्पस था। उप्स कंसेप्ट का अगर पूछेगा तुमको ओवरऑल क्या पर्पस, दो ही पर्पस है। पर्पस ऑफ क्या इसका अगर पूछेगा, पहला पर्पस है डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी हुआ, और दूसरा पर्पस है, दूसरा पर्पस तुम कर सकते हो राइटिंग, सॉरी, इजी कोड फॉर, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल कोड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। हम अभी पढ़े थे कि हमको सिर्फ कोडिंग ही नहीं करना है, कोडिंग के साथ साथ हमको क्या करना है,
एक ऐसा कोड लिखना है जो अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो। तो ये दोनों काम UPS हमारा करता है। अब कैसे करता है आगे देखोगे, लेकिन अभी इतना जानो कि ये दोनों काम ये करता है। ओके, ये था। उसके बाद कैन हैंडल, यही चीज हम भी बोले थे। अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग डाटा सिक्योरिटी, इट प्रोवाइड, यही चीज था, इट ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल मैकेनिज्म फॉर राइटिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन सिंपल एंड इफिशियंट वे। क्या ये सिंपल एंड इफिशियंट वे में लिखने के लिए, इसका इसका इंट्रोडक्शन देखो। आज हो गया बस इतना ही, अब हम करके जस्ट 10 मिनट का ऑर्डर है, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। शुरुआत का 1-2 दिन तुमको डेटा स्ट्रक्चर में भी पता था कि शुरुआत का 1-2 क्लास तुम्हारा थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि फिर जानो क्या है। देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए फंडामेंटल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म यूज्ड बाय एवरी डेवलपर एट सम पॉइंट इन द करियर। सही बात है, ये क्या एक फंडामेंटल जो किसी हर एक डेवलपर किसी न किसी समय में यूज किया जाता है। इंटरव्यू पॉइंट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म एंड इज टाउट ए स्टैंडर्ड वे टू कोड फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर्स एजुकेशनल कैरियर। ये क्या है, एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है। अब देखो यही टर्म के लिए तो था, तो यहाँ तुम पर मान लो डायरेक्टली हम यहाँ पे ले आते तो फिर यहाँ था कि UPS इज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। यहाँ तुम कंफ्यूज कर देते कि प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या होता है, इस काम के लिए हम वहां डिस्क्राइब कर रहे थे। अब तो क्लियर हो गया प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या होता है। हेलो।